जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो और नमस्कार। मेरा नाम फिरोज है और मैं कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको क्रिएटिव राइटिंग के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले मैं अपना थोड़ा विस्तार से अपना इंट्रोडक्शन बता दूँ आपको। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया हूँ और मैं बैंगलोर में काम करता था एक ग्लोबल मल्टीनेशनल के लिए, और पिछले 6 साल से मैं अमेरिका में हूँ। और भले ही मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन मुझे लिखने की बहुत ही आदत है और बहुत चाहत है। और मैं आजकल इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके लिए मैं मंथली कॉलम लिखता हूँ, और फिर मिंट एक न्यूज़पेपर है उसके लिए भी कॉलम लिखता हूँ, और फोर्ब्स जो एक अमेरिकन मैगज़ीन और ऑनलाइन पोर्टल है उनके लिए भी काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पे लिखता हूँ। तो लिखना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आज लिखने के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, और जिसको मैं कहता हूँ कि क्रिएटिव राइटिंग जो है उसके बारे में मैं कुछ आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। मेरी जो लिखने की जो तरीका है वह मोस्टली नॉन फिक्शन यानी रियल लाइफ के बारे में लिखता हूँ, या कोई ऐसे चीज़ के बारे में लिखता हूँ जो लोगों को देखने से समझ में कुछ आए। कोई नई इंसाइट्स देना चाहता हूँ लोगों को, ताकि लोग वो कोई आर्टिकल या ऐसे जब पढ़ने के बाद उसे कुछ अलग या नया चीज़ समझने का मौका मिला हो। और अगर आप मेरे काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो पब्लिश्ड हुए हैं जो आप इंटरनेट में पा सकते हो, आप पढ़ोगे तो टिपिकली आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा वो पढ़ के समझने के लिए। अंग्रेजी में लिखता हूँ मैं मोस्टली, और करीब करीब 850 से लेके 1200 शब्दों का मैं आर्टिकल या ऐसे लिखता हूँ। तो वो मेरी स्टाइल है। तो मैं उसके बारे में आज कुछ आपको बताना चाहूँगा, और काफ़ी सिंपल तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि आप खुद एक राइटर कैसा बन सकता है। तो ये मेरी रीडिंग या स्टडी रूम या ऑफिस जो है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे किताबें हैं यहाँ। मुझे किताबें बहुत पसंद है। मैं किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं लेकिन कलेक्ट करने के लिए भी काफ़ी सारी किताबें रखता हूँ। और उसका जो कोर रीज़न जो है जो मैं इतने सारे किताब रखता हूँ, ताकि मैं जब कोई आर्टिकल लिखता हूँ तो उसके लिए रिसर्च करना मेरे लिए आसान हो जाता है। भले ही इंटरनेट में सब कुछ आजकल अवेलेबल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि किताब पढ़ के जो रिसर्च होती है उससे मुझे बहुत ही इंसाइट्स मिलता है। और मोस्ट जितने भी सारे किताबें आप यहाँ देख सकते हो वो सब मैं अपने रिसर्च के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको करीब 6 अलग अलग स्टेप्स बताता हूँ, जिससे कि आप खुद एक पावरफुल, इंसाइटफुल, इंटरेस्टिंग आर्टिकल या ऐसे कैसे लिख सकते हो। और इस क्लास के बाद मैं चाहूँगा कि आप जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वो यूज़ करके खुद आप अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में, हिंदी भी हो या अंग्रेज़ी हो, अपने लैंग्वेज में एक ऐसे लिख के आप मुझे ज़रूर भेजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो पहला चीज़ जो है जो आपको याद रखना चाहिए ये है कि आप अपने ऑडियंस के लिए लिखते हो। आप अपने लिए लिखते जरूर हो, लेकिन आप जब पब्लिश करते हो कोई भी चीज़ तो आप अपने ऑडियंस के लिए लिखते हो। तो ऑडियंस को कोई भी चीज़ तब वो अपना समय देगा पढ़ने के लिए अगर उसे वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, या वो पढ़ने के बाद उसे कुछ ऐसा इंसाइट मिले जो उसे पहले नहीं पता था।
सो जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप जो भी टॉपिक के लिए लिखे वो इंटरेस्टिंग जरूर होना चाहिए। और टिपिकली वही चीज इंटरेस्टिंग होता है जो थोड़ा इम्परफेक्ट हो। परफेक्ट चीज जो होती है वो कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है लोगों को, तो थोड़ा इम्परफेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो उसी तरीके से आप अपना टॉपिक चुनिए। आप कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हो। आप मूवीज के बारे में लिख सकते हो, सिनेमा के बारे में लिख सकते हो, आपके दोस्तों के बारे में लिख सकते हो, आपके फैमिली के बारे में लिख सकते हो, लेकिन जो भी लिखे उसको आप कुछ इंटरेस्टिंग तरीका से उसे प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता नहीं आप बच्चों लोग शायद कभी टाइपराइटर देखे हो कि नहीं। अभी तो सब कंप्यूटर की बात करते हैं, लेकिन एक जमाना था जब सब लोग टाइपराइटर यूज करते थे। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। ये आप जो देख रहे हो ये एक टाइपराइटर है। ये टाइपराइटर जो काफी पुराना है, 1950 का टाइपराइटर है। तो मुझे टाइपराइटर के बारे में पढ़ने के लिए बहुत मजा आता था कि ये चीज इतना यूनिक क्यों है। ये टाइपराइटर जो है इसकी इन्वेंशन हुई थी 1866 पे, और करीब 100 साल तक हर लोग, हर बिजनेस, हर राइटर टाइपराइटर यूज करते हैं। लेकिन अभी के लोगों को शायद इसके बारे में पता भी ना हो, और बहुत लोग समझते भी नहीं है कि कंप्यूटर के पहले कैसे लोग लिखते थे, कम्युनिकेट कैसे करते थे। तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में लोगों को कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं कि ये इतना बड़ा इन्वेंशन क्यों था। तो मैंने एक आर्टिकल लिखी जिसका हेडर था 5 lessons from a typewriter। तो कि टाइपराइटर में ऐसा यूनिक क्या है जो आज कंप्यूटर में भी ना हो, ऐसा क्या चीज यूनिक है। और इसमें एक चीज ये यूनिक है कि आपके दिमाग में जो है वो सीधा एक पेपर में आ जाता है, प्रिंट होके। आप अगर देखो आज के ज़माने में पहले आप टाइप करते हो, उसके बाद आप प्रिंटर में भेजते हो, और वहाँ से प्रिंटर से पेपर उठाकर आप अपने आप लाते हो। टाइपराइटर में वैसा नहीं था। यहाँ आप जैसे बटन दबाया, यहाँ इमीडिएटली प्रिंट होके आ जाता था। सो टाइपराइटर में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि वो एक चीज़ बड़ी बेहतरीन तरीके से करता था। मेरे एक दोस्त ने एक किताब लिखी थी कॉल्ड एसेंशियलिज्म, कि जिंदगी में आप एक चीज करो लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से करो। टाइपराइटर जो है उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि वो एक ही चीज करता था लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से करता। अगर आप अपने फोन को देखो, आज हमारे फोन में हम कॉल करते हैं, फोटो खींचते हैं, ईमेल भेजते हैं, गाना सुनते हैं। आजकल कैमरा जो है, एक फोन जो है वो मल्टीपर्पस हो गई है। लेकिन वो एक जमाना था जब एक टाइपराइटर एक काम करता था और बहुत अच्छे तरीके से करता था। और वो बहुत ही बढ़िया इंसाइट है जो मैं अपने आर्टिकल जब लिखा था मैंने टाइपराइटर के बारे में, तब मैंने लोगों को ये एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी। तो पहला लेसन जो ये है कि आप कोई इंटरेस्टिंग चीज लोगों को बताएं। अब लोग मुझे पूछते हैं कि मैं इंटरेस्टिंग कोई चीज को कैसे बताऊंगा। तो मैं कहता हूं कि आप देखो, तो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है जब आप दो ऑपोजिट चीजों को एक साथ लाने की कोशिश करते हो, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे यहाँ काफ़ी सारी किताबें हैं। एक किताब के बारे में मैं बताऊँगा जो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी फेमस किताब भी है। ये एक राइटर है जिसका नाम है नसीम निकोलस तलेब, बहुत ही फेमस राइटर है। उसकी ये किताब जो थी वो काफ़ी पॉपुलर हुई थी। आप इसकी अगर आप टाइटल देखें तो इसमें लिखा है कि द ब्लैक स्वान। स्वान जो है ये एक बर्ड है, और स्वान जो होता है वो टिपिकली सफ़ेद कलर का होता है। तो इसने जो है, ये ऑथर जो है, इसने लिखा किताब में ब्लैक स्वान कि सब
तरीके का स्वान वाइट हो तो उसमें ब्लैक कैसे हो सकता है? तो लोग को जब वो टाइटल देखता है तो उसको लगता है अरे ये कैसे हो गया। तो उनका कहना है कि लाइफ और जिंदगी और हिस्ट्री में ब्लैक स्वॉन इवेंट्स क्या है, ऐसा कौन सा इवेंट है जो कभी पहले हुआ नहीं है और शायद फ्यूचर में कभी ना हो। तो आप अगर इस टाइटल को अच्छी तरीके से समझेंगे तो जो ब्लैक स्वॉन है वो एक ऑपोजिट है, एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ ऑपोजिट्स जो कहते हैं, ताकि आप दो ऑपोजिट चीजों को एक साथ अगर लाओ तो वो टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आपको जो है एक अच्छा टाइटल लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिसके बारे में मैं खुद लिखा हूँ, वो है, आप देखेंगे कि मेरे घर पे काफ़ी सारे किताबें हैं। तो मैंने एक आर्टिकल लिखी थी कि जेंटल मैडनेस ऑफ अ बिब्लियोफाइल। मतलब मैडनेस मतलब आप समझते हो पागलपन, और बिब्लियोफाइल जो है वो ऐसा है जो बुक्स को बहुत प्यार करता है, जो बुक्स से कलेक्ट करता है। सो मैं उसके बारे में लिखा था कि ये जो है ये बुक कलेक्टर की पागलपन, उसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो एक बुक कलेक्टर या बुक लवर की पागलपन। सो इसकी जो आप हेडर देखोगे तो इसमें आपने एक बुक लवर के बारे में बताया जो बुक्स को बहुत पसंद करता हो, और पागलपन के बारे में बताया कि वो इतना प्यार करता है कि वो पागल है किताबों के लिए। तो मुझे लगा कि ये टाइटल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल है जो एक बुक कलेक्टर या बुक लवर के बारे में हो। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा टाइटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने 2 किताबें लिखी है, एक का टाइटल था ग्रिट द मेजर स्टोरी, और इसके बारे में मैं शायद थोड़ा आपको इंसाइट बता दूं। ये जो है मैंने लिखा था स्टोरी एक इन भारत का एक बहुत ही प्राउड वेटरन मेजर डीपी सिंह, जो 1999 का कारगिल वॉर में बहुत ही ब्रेवरी, बहुत ही हुनर दिखाया था मेजर साहब ने। और वो जो है जब कारगिल में फाइट कर रहे थे तो उसके सामने एक बम गिरा और उसके कारण उनकी काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हो गए थे और उसको अपना एक पैर एम्प्यूट करना पड़ा। और मेजर साहब जो है मेरा काफ़ी खास दोस्त है, और सो मैंने करीब 10 साल से मैं उसे जानता हूँ, बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत एडमिरेबल आदमी है, और उसकी ज़िंदगी के बारे में मैं काफ़ी प्रोत्साहन लिया हूँ और काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो मैंने सोचा कि उसके बारे में ये किताब लिखी जाए, जिसका टाइटल आप देखो तो ग्रिट द मेजर स्टोरी। इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने जो ये मेजर जो वर्ड है वो उसके 2 अलग तरीके से आप इसको समझ सकते हो। मेजर मतलब मेजर डीपी सिंह की स्टोरी है, और मेजर मतलब काफी बड़ी स्टोरी है, बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है। सो एक ही वर्ड को मैंने 2 अलग अलग तरीके से यहाँ प्रेजेंट किया। और ग्रिट जो है, जो मैं समझता हूँ उनकी पूरी जिंदगी को अगर आप एक वर्ड से समराइज करना चाहोगे तो वो वर्ड है ग्रिट। ग्रिट यानी कोई भी मुश्किल काम कंटिन्यूअसली करते रहना, उसको मैं ग्रिट समझता हूँ, उसे ग्रिटी कहते हैं। तो इसलिए मुझे ये टाइटल बहुत पसंद है। दूसरी बात यह है कि मैंने सोचा कि ये किताब को किसे पढ़ना चाहिए, और मुझे लगा ये ऐसा किताब है जो बच्चे और बूढ़े बच्चे सब एज ग्रुप के लिए रेलेवेंट है, और मैं चाहता था कि ये किताब बड़ा आसानी से पढ़े। टिपिकली आप देखोगे तो बहुत सारी किताब पढ़ने के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन मैं चाहता था कि ये किताब लोग बड़ी जल्दी से पढ़े, बड़ी आसानी से पढ़े। और ये इसीलिए मैंने इसको एक ग्राफिक फॉर्मेट, मतलब इसकी आप देखोगे तो फॉर्मेट जो है वो ग्राफिक नॉवल जैसा, आप बच्चे लोग कॉमिक्स कहेंगे, एडल्ट्स लोग इसको ग्राफिक नॉवल कहेंगे। और ये पूरा किताब आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो, और 1 घंटे में मेजर साहब की पूरी जिंदगी के बारे में समझ सकते हो और उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये किताब एक ग्राफिक नॉवल के तरीके से लिखा है, और इसकी टाइटल जो है वो है ग्रिट द मेजर स्टोरी। आप जब लिखते हो तो अपनी कहानी
अपना स्टोरी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्टोरी जो है वो काफ़ी यूनिक है। आपकी स्टोरी सिर्फ आपकी है और किसी की नहीं है। तो आप जब भी लिखते हो तो मैं चाहूँगा कि आप अपना स्टोरी, अपना एक्सपीरियंसेस वो आप अपने रीडर्स के सामने लाए। मैंने एक स्टोरी लिखी थी जो काफ़ी साल पहले, 5 साल पहले की बात है। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आर्टिकल है जिसका टाइटल है 5 लेसन्स दैट माई स्पेशली एबल्ड सन टॉट मी। आप देखोगे ये मेरा बेटा का फोटो है और ये उस समय करीब 5 या 6 साल का था, अभी 11 साल का है। तो मैंने मेरा बेटे का नाम विवान है, वो ऑटिस्टिक है, वो बोल नहीं पाता है। सो मैंने ये आर्टिकल लिखी थी कि मैं विवान की ज़िंदगी से मुझे क्या सीखने मिला। आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि ये काफ़ी यूनिक और पर्सनल स्टोरी है, क्योंकि विवान की जो ज़िंदगी है और उसकी जो लेसन्स है वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। सो आप जब कोई स्टोरी अपना बताते हो तो बहुत ही यूनिक हो जाता है। तो ये चीज़ आप जब भी आर्टिकल लिखते हो या कोई ऐसे लिखते हो, उसमें आपको अपना स्टोरी, अपना लर्निंग, अपना एक्सपीरियंस बताना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ जो मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स में लिखता हूँ, तो जो है डेटा यानी फैक्ट्स की बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी है कि आप फैक्ट्स प्रेजेंट करें। और एक अच्छा लेखक और एक अच्छा जर्नलिस्ट, एक अच्छा राइटर हर बार जब फैक्ट्स प्रेजेंट करता हो उसमें उसका क्रेडिट जरूर डालता है, क्योंकि ये फैक्ट आपने नहीं पता लगाया है और किसी ने काफ़ी रिसर्च करके कोई पब्लिक स्पेस पे डाला होगा। तो आप जब भी कोई डेटा लिखते हो तो उसकी जो सोर्स है कि मैंने ये डेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेटा है या ये डेटा यूनाइटेड नेशंस की डेटा है, आप जब भी कोई डेटा लिखते हो अपने रीडर्स के लिए उसका सोर्स आप जरूर मेंशन करना, क्योंकि वो एक एथिकल तरीका है, क्योंकि आपने किसी और का डेटा शेयर किया है। तो सोर्स हरदम अपना बताए रखना। एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखी थी वॉलंटियरिज्म के बारे में और मैंने बताया था कि दुनिया में 109 मिलियन वॉलंटियर्स इक्विवेलेंट के काम करते हैं। तो उसमें जो डेटा था वो 109 मिलियन का डेटा का सोर्स जब बताना बहुत ज़रूरी था, तो उस आर्टिकल में मैंने उस सोर्स कहाँ से पता लगाया वो सोर्स भी मेंशन किया था। सो डेटा जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जब एक आर्टिकल लिखे हो, ऐसे लिखे हो, तो उसकी कंक्लूजन जो है वो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप रीडर को नंबर 1 एक क्लोजर मिलना चाहिए, कि रीडर को लगना चाहिए कि मैंने अगर ये 10 मिनट या जितना भी समय लगा कि ये आर्टिकल या ऐसे पढ़ा हो, मुझे इसमें कुछ क्लोजर में ज़रूर मिला है। क्योंकि लोग जब पढ़ते हैं तो आपको उसको क्लोजर देना बहुत ज़रूरी है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि आप एक लॉजिकल कंक्लूजन पे ले आए, या तो रीडर को लगे कि पढ़ने के बाद हाँ मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से याद है। तो जब आप लिखते हो तो उसमें एक चीज़ आप याद रखना कि लिखना और लोगों के लिए ऐसा चीज़ उसमें ज़रूर डालना जो एक फैक्ट उसको हर बार याद रहे। आप काफ़ी कुछ लिखते हो, 850 वर्ड में काफ़ी कुछ लिख डालते हो, लेकिन कम से कम एक चीज़ ऐसा होना चाहिए जो वो हर बार याद रखे उसे। सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कि आप कोई चीज़ कंक्लूड अच्छे तरीके से करें। मैं काफ़ी बार फेमस लीडर्स या फेमस लोगों की कोट से ज़रूर एंड करता हूँ, क्योंकि कोट्स जो है इन कभी 800 वर्ड एक सुंदर 15-20 वर्ड का कोट्स को समराइज कर देता है। तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं अपना एक आर्टिकल
के बारे में बताऊं, जो मैंने अभी बताया था, मैं अपने बेटे के बारे में लिखा है, जो 5 lessons that my specially abled son taught me। लेकिन मैं आपको इसका क्लोजर बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। और ये एक एक्चुअली किताब में लिखा गया था। और इंटरेस्टिंगली ये जो कोट है, ये मेरी वाइफ ने एक किताब में पढ़ने के बाद मुझे बताया था या उसकी फेसबुक में अपडेट की थी। तो मैंने वो फैक्ट भी कि मेरे वाइफ ने ये किताब पढ़ने के बाद ये कोट मेरे साथ शेयर किया, वो फैक्ट भी मैंने इस आर्टिकल में लिखा है। सो मैं आपको करीब 10 सेकेंड 15-20 सेकेंड में ये लास्ट पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि आपको पता चले कि क्लोजर कैसे करना चाहिए। So on Vivan's 6th birthday, my wife shared this on her Facebook page. There is more to a boy than what a mother sees. There is more to a boy than what his father dreams. Inside every boy lies a heart that beats. And sometimes it screams, refusing to take defeat. And sometimes his father's dreams aren't big enough. And sometimes his mother's vision isn't long enough. And sometimes the boy has to dream his own dreams and break through the clouds with his sunbeams. From the book Remembering Isaac, the wise and joyful potter of Nidabib. इससे मैंने अपना पूरा आर्टिकल क्लोज किया। और आप देखोगे अगेन मैंने जो भी 5 या 6 डिफरेंट इनसाइट्स दिया है इस आर्टिकल में, मैंने सब कुछ यूज़ किया है। एक अच्छा टॉपिक से एक अच्छा हेडर, एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करना, इसको पर्सनल बनाना क्योंकि मैं अपने बेटे के बारे में बता रहा हूँ, कुछ लेसन्स उसमें हो, तो मैंने काफ़ी लेसन्स दिए हैं कि ताकि रीडर जब पढ़ने के बाद उसे लगे हाँ मुझे भी ये रेलेवेंट लग रहा है। और एक अच्छे तरीके से क्लोज करना ताकि रीडर को लगे कि पढ़ने के बाद उसे बहुत ही उसकी दिल को छू गई। ये आर्टिकल जब मैंने लिखा, हज़ारों लाखों लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत प्यार मिला। काफ़ी लोगों ने मुझे मेल भेजा कि ये आर्टिकल पढ़ने के बाद उनकी आँख भरा है। तो वर्ड्स जो है वो उसकी बहुत पावर होती है लोगों को टच करने का। और लिखना जो है मैं समझता हूँ एक तरीका है अपना नॉलेज शेयर करने का अपने रीडर्स के साथ। मैं समझता हूँ लिखना जो है एक टाइमलेस एक्सरसाइज है। मतलब आप एक बार कुछ चीज़ लिख दिए और इंटरनेट में डाल दिए तो वो ज़िंदगी भर लोग पढ़ सकते हैं। इंटरनेट में डिलीट बटन नहीं होती है, आप एक बार पब्लिश हो गई तो वहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर अच्छा चीज़ लिखो तो वो टाइमलेस हो जाता है, मतलब वो ज़िंदगी भर वो रहेगी और लोग पढ़ सकते हैं, उससे इंस्पायर हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ अच्छा लिखना बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। हर बच्चे को अच्छे तरीके से लिखने की आदत होनी चाहिए। ये सिर्फ अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ही नहीं बट आपके रिलेशनशिप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए जॉब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छे तरीके से लिखें, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने मैनेजर्स, अपने सीनियर्स के लिए, अपने स्कूल टीचर्स के लिए। तो लिखना जो है मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल स्किल है जो आप सबको सीखना जरूरी है। फाइनली मैं आपको और एक बार आपका असाइनमेंट याद दिलाता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब एक सिंपल ऐसे लिखें, कम से कम 600 वर्ड होनी चाहिए बट अप टू 850 या 900 वर्ड, 600 और 900 वर्ड्स के बीच में आप कोई भी टॉपिक जो आपको पसंद आए उसके बारे में एक ऐसे लिखें। और याद रखिए हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो और मुझे ये भेजे। और जो पहला 100 लोग मुझे ये ऐसे भेजेगा उसे मैं मेरी ये जो किताब है ग्रिट, इसका कॉपी मैं आपको साइन करके मेजर डीपी सिंह जो है खुद आपको साइन करके ये कॉपी आपको दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब लिखें और मैं ये
मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए थे, इस टिप्स को आप अपने लिखने में ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये मेरा काफ़ी बड़ा ऑनर था, काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि मैं अपने तरीके से कुछ आपको शेयर कर पाऊँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें, ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहे, और आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटें तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। ले आओ पूरा भरकर अपने सवालों का थैला, इस रेनबो के रंगों में ना कोई रहे अकेला। अरे स्कूल तक भी जाने की चिंता को कहो बाय बाय, यूं घर में लगेगा भैया अब तो दुनिया भर
अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। नमस्कार, मैं हूँ काव्या सिदानी और मैं एक काउंसलर हूँ। कभी सुना है ये शब्द काउंसलर? पहले पता है, कई सालों तक मुझे खुद को पता नहीं था कि एक काउंसलर क्या होता है, क्या काम करता है। आज मैं खुद एक काउंसलर हूँ और पिछले 15 सालों से काउंसलिंग कर रही हूँ। ये काउंसलर मैं कैसे बनी, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनाओ। जब मैं छोटी थी तो 3 भाइयों बहनों में से सबसे बड़ी थी, लेकिन मुझ में ना ऐसा कोई खास टैलेंट या खूबी नहीं थी जैसे आप में है। कितने सारे लोग कितने अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ब्रिलियंट हैं, चैंपियंस हैं। कुछ स्पोर्ट्स में जलवा दिखाते हैं, कुछ जूनियर मास्टर शेफ्स हैं, कुछ पेंटिंग करते हैं, कुछ डांसिंग करते हैं, कुछ सिंगिंग करते हैं। कितनी सारी खूबियां दिखती है ना आप सब में। मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं दिखती थी। मैं बस बोलती जाती थी। आज भी बहुत बोलती हूँ। लेकिन तब मेरे छोटे भाई बहन बहुत स्मार्ट थे, आज भी स्मार्ट है। एक पायलट है, एक लॉयर है। तो मेरे पापा मुझसे कहा करते थे, सबका कुछ न कुछ हो जाएगा काव्यल, तुम्हारा क्या होगा, तुम सिर्फ बातें करती हो। और मैंने उन्हें ऐसे ही पूछा था, पापा काश मुझे कभी कोई बातें करने का काम दे दे। और देखिए, मैं बातें कर रही हूँ अभी आपके साथ। जैसे ही मैं बड़ी हुई तो नाराज रहती थी, अपसेट रहती थी। कभी कोई खूबी नहीं थी ना, कभी कोई प्राइज नहीं मिला था, कोई कंपटीशन नहीं जीता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में। ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं किसी चीज के काबिल हूँ या काबिल नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद करेगा, पसंद नहीं करेगा, मैं कभी भी कुछ भी बन पाऊंगी या नहीं। तो जब से चुपचाप रहती थी तो मुझे किसी ने कहा, शायद तुम्हें काउंसलर की जरूरत है। जैसे हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे शरीर का चेकअप करते हैं, वैसे ही काउंसलर्स हमारे मन और भावनाओं का चेकअप करता है। अगर हम टूट जाते हैं तो हमें हौसला देता है, अगर हम नाराज हो जाते हैं तो हमें खुश करता है ना। बहुत ही खूबसूरत काम एक काउंसलर का। पिछले 15 सालों में मैंने लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों और बड़ों से बात की होगी। मुझे बच्चे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्या चीज होते हैं बच्चे। जरा सा डांट दो तो नाराज हो जाते हैं, जरा सा प्यार दे दो तो फूलों की तरह खिल जाते हैं, जरा सा हाथ बढ़ा दो तो आसमान छू लेते हैं। इसीलिए मैं आ रही हूँ आपसे मिलने रोज, कुछ ऐसे नुस्खे लेके, कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके जो आपको आगे बढ़ने में और बेटर सुपर पावर डेवलप करने में आपकी मदद करेंगी। मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए। क्या आप तैयार हैं? आई कांट वेट टू सी यू। नमस्कार। ये कॉन्फिडेंस किस बला का नाम है यार। कॉन्फिडेंस नहीं है करके आधी लोग बिल में छुपे रहते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं कि जाके नौकरी के लिए बैठे या परीक्षा में बिंदास अपने आंसर्स लिखे या मम्मी पापा से भी जाके बिंदास कुछ बात करे। हर चीज में ये कॉन्फिडेंस ही क्यों बीच में घुस जाता है? ये कॉन्फिडेंस है क्या चीज? कॉन्फिडेंस ये है कि मुझे अपने आप पे कितनी खुशी होती है। How satisfied I am with the way that I am। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ और खुश हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। वो जब भी मेट में करीना कपूर का डायलॉग था ना, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आप अपने कितने फेवरेट हैं उसे कहते हैं हम कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस किन चीजों से दिखता है पता है आपको? नहीं पता? जरा सोचिए, अगर आप इंसान को देख रहे हैं तो आप इंसान की किस चीजों को देख के बोलेंगे कि ये कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट नहीं है? बताइए। पता है, हमारे माँ बाप है ना, हम सबको
घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हम अपने से बेटर हो जाए, मतलब वी बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। तो अगर उनको लगता है कि तुम अभी ठीक है इतना अच्छा भला काम कर रहे हो तो और भी बेटर काम करो, उनको लगता है कि तुम थोड़े से मोटे हो गए हो तो एक्सरसाइज करो, उनको लगता है कि अगर तुमको 70% आ रहे हैं तो तुमको 80% आने चाहिए, इसीलिए वो आपको बार बार बोलते रहते हैं क्या यार तुझसे कुछ नहीं होएगा, थोड़ा और बेटर करो, थोड़ा और बेटर करो। लेकिन जानते न जानते हुए इन सब चीजों को सुन के हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे नीचे चला जाता है और फिर हम देखते हैं बहुत सारा टीवी, देखते हैं बहुत सारी मैगजीन्स, उसमें सब लड़कियों के होते हैं एकदम पतली सी कमर साइज 0 वाली, सब लड़के होते हैं 6 पैक एब्स वाले, हमारा तो यहाँ पे थोड़ा सा पेट भी निकल रहा है। तो हमको बार बार लगता है कि शायद हम दूसरे लोगों के कंपैरिजन में गुड इनफ नहीं है, मतलब दूसरे लोगों के कंपैरिजन में हम थोड़े कम पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नीचे और नीचे जाता है। लेकिन एक कॉन्फिडेंट इंसान पता है 3 चीजें डिस्प्ले करता है, वो 3 चीजें हैं। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, मतलब आपके शरीर की भाषा, आप किस तरीके से खड़े रहते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से चलते हैं। विश्वास नहीं होता ना, इन सब चीजों पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मेरे खड़े रहने के या बैठने के या चलने के तरीके से किसी और को क्या फर्क पड़ता है। पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपने ये बात सुनी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब जो आपको देख के पहली बार में कोई एक अंदाजा लगाता है वो जिंदगी भर उनके दिमाग में बैठ के ही जाता है कि ये ऐसा ही होगा या ऐसी ही होगी, और फिर ना हमें उस इंप्रेशन को चेंज करना अच्छा नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा थोड़ा सलमान खान के जैसा है, एक बार उसने अपनी ठान ली तो फिर खुद की भी नहीं सुनेगा। जरा देखिए आपकी खुद की लाइफ में, अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जिसको आपको पहली बार देख के लगा बहुत अकड़ू है, आज भी आप उसके हर व्यवहार में देखते रहेंगे कि वो अकड़ू कहाँ दिख रहा है। और अगर किसी फ्रेंड ने आपको आके बोला नहीं यार कितना प्यारा है, कहाँ अकड़ू है, तो आप बोलेंगे तुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे सब पता है, मैं लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, तू देख लेना वो क्या करता है आगे। एक बार अगर हमने किसी की जजमेंट बांध ली ना, गांठ बांध के, फिर हम उस जजमेंट को चेंज करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब है कि हमें अब ये एडमिट करना पड़ेगा कि हमारी जजमेंट गड़बड़ थी, मतलब सॉरी बोलना पड़ेगा, और सॉरी बोलना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अपनी फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट क्लास बनाए, एकदम ढासू, एकदम झकास। मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ जिससे आप एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंप्रेशन बना पाएंगे। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमको लगता है कि जब हम लोगों से बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि देखो भैया हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हम तो ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, उसके बाद वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे या बुरा सोचेंगे। ये गड़बड़ है, क्योंकि पता है फर्स्ट इंप्रेशन बांधने में कितना वक्त लगता है? फर्स्ट इंप्रेशन बांधने में लगते हैं सिर्फ 7 सेकंड। अब 7 सेकंड में आप किसी को क्या बता देंगे, कितना बता देंगे? इसलिए जब आप चल के आते हैं और कहीं बैठते हैं, उतनी देर में तो लोगों ने आपके बारे में इंप्रेशन ऑलरेडी कुल्फी के जैसे जमा ली होती है। जो पहली चीज मैंने आपको बताई फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में, वो क्या थी? किस चीज से बनती है अच्छी सी फर्स्ट इंप्रेशन? बॉडी लैंग्वेज, करेक्ट, मतलब आपके शरीर की भाषा। अब दूसरी चीज ये है आपका कम्युनिकेशन, मतलब आपके बोलने का तरीका, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं और किस टोन में बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत आराम से धीरे धीरे दबी आवाज में बात करेंगे, और
लोगों के बारे में आपका इंप्रेशन कुछ अलग होगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत मार धाड़ जैसे बात करते हैं, जोर जोर से बात करते हैं, बहुत फास्ट बात करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भी आपका इंप्रेशन अलग होगा कि नहीं? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने शब्दों के बीच में इतनी देर तक खामोश हो जाते हैं कि आप बाथरूम में जाके वापस आ जाएंगे, वो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इसीलिए हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से दूसरे लोगों से कौन से टोन में और कौन से शब्दों में बात करनी चाहिए, उसके बारे में भी अब बात करते हैं। जब हम बहुत दबी दबी सी छोटी सी आवाज में बात करते हैं, वो भी आंखें झुकाए, आई कांटेक्ट बिना मिलाए, नीचे देख के बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस कम है। उनको लगता है अरे ये तो गाय जैसी है, इसको हम लोग दबा सकते हैं, इसको प्रेशर डाल के हमारा काम निकलवा सकते हैं, इसको डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं। अगर आप बहुत जोर से बात कर रहे हैं कि ए क्या यार क्या कर रहा है, होमवर्क किया कि नहीं, तो सामने वाले को लगेगा ये भाई क्यों मारने को क्यों आ रहा है, थोड़ा शांति से बात करना। तो उनको लगेगा कि आप थोड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं या आप बहुत अग्रेसिव हैं, झगड़ालू हैं। इसलिए हमारा टोन ना तो बहुत ऊपर रखना है, ना तो बहुत नीचे, मध्यम टोन में बात करनी है। ना बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के बात करनी है, ना बहुत फास्ट बात करनी है। पता है आप जब बहुत फास्ट बात करते हैं, एकदम बिना पॉज किए, बिना रुके, ए क्या होमवर्क किया कि नहीं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं, अरे मम्मी तुमने खाने के लिए क्या बनाया है। लोग इतनी फास्ट वाणी सुन के थक जाते हैं। उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपका इतना फास्ट बोलना सब अपने दिमाग में बिठा ले। इसलिए ना तो बहुत ज्यादा पॉज रखना है और ना ही तो बहुत ज्यादा फास्ट बोलना है। अपना पेस मतलब अपनी स्पीड भी मध्यम रखनी है। ये ध्यान रहे कि जो आप बोलने वाले हैं वो आपको पता है, सामने वाले को नहीं पता। तो सामने वाले को ये सब इंफॉर्मेशन अंदर लेने के लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। इसलिए थोड़ा स्पीड मध्यम रखे, मीडियम रखे। और अब आती है बात आई कांटेक्ट की। अगर हम देख कहीं रहे हैं, लोगों की आंखों में डाल के नहीं देख रहे हैं या उनके चेहरे पे नहीं देख रहे हैं, तो सामने वाले को लगता है कि क्या है, मुझ में कोई गड़बड़ है क्या, उनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है क्या, मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए सामने वाले का रिस्पेक्ट रखने के लिए उनके चेहरे की ओर देख के बात करें, उनकी आंखों में आंखें मिला के बात करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जितनी देर बात कर रहे हैं उतनी देर हमें घूरना है उनके सामने। अगर हम घूर घूर के बात करेंगे तो सामने वाला डर जाएगा, उनको लगेगा कि हम स्क्रू लूज हैं। इसलिए उनके चेहरे पे अपनी आंखें बनाए रखें। कभी कभी ठीक है कि हम ऊपर देख के हाँ अच्छा सही बोल रहे हो ऐसे बात करें। कभी ये भी ठीक है कि नजर नीचे की तरफ हटा ले, लेकिन फिर से नजर एटलीस्ट 80 to 90% इन द कॉन्वर्सेशन हमें इंसान के चेहरे पे बनाए रखें। ये तो हो गई हमारे टोन के बात कि किस तरीके से बात करनी है, लेकिन क्या बात करनी है ये भी तो जरा जान लीजिए। सबसे पहले जब आप किसी को मिलते हैं उनका नाम याद रखिएगा। अगर आप रीटा से मिल रहे हैं तो अपना हाथ मिलाइए और बोलिए हेलो रीटा, इट इज लवली टू मीट यू, या हेलो रीटा, तुमको मिलके बहुत खुशी हुई। ऐसे नहीं हाय क्या नाम था तुम्हारा, मैं तो भूल गई। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं तो उनको बड़ा स्पेशल महसूस होता है और उनको लगता है कि आप भी बड़े स्पेशल हैं और हमको तो इम्प्रेशन फर्स्ट क्लास बनानी ही है, तो थोड़ी सी मेहनत और डालिए, लोगों का नाम याद रखिए। और दूसरी चीज, जब आप बात कर रहे हैं तो हकारात्मक बात कीजिए, पॉजिटिव बात कीजिए, हाँ मिलाइए, नहीं ना नो मुझे नहीं पसंद, ये क्या, ये बकवास है, वो भी बकवास है, दुनिया ही बकवास है। नेगेटिव वाली बातें नहीं करनी है, उससे सामने वाले को लगता है कि आप में कुछ खास दम नहीं है। थोड़ी पॉजिटिविटी अपने आप अंदर जगाएं और पॉजिटिव बात करें लोगों से।
हमेशा उनको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट दे, फेक वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं, कोई जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब उनके बारे में कुछ अच्छा बोले। हर एक इंसान में कोई ना कोई बहुत बढ़िया खूबी रहती है। कभी उनका ड्रेस बड़ा खूबसूरत रहता है, कभी उनके चेहरे की स्माइल खूबसूरत रहती है, कभी उनकी आंखों में इतना पावर होता है, कभी उनके जूते अच्छे, कभी उनके बोलने का तरीका अच्छा। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ढूंढे और उनको बताएं कि मुझे आप में ये बहुत अच्छा लगता है। आप सामने वाले को इतना खुश कर जाएंगे कि उनकी खुशी आप पे भी छलकने लगेगी। ये हो गई क्या बोलना है उसकी बात। अब मैं आपको बताती हूँ अपने बॉडी लैंग्वेज का कैसे ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज मतलब हमारे शरीर की भाषा का सबसे पहला भाग हम किस तरीके से खड़े रहते हैं। आपने लोगों को देखा है, बहुत लोग ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे दिखते हैं, या तो फिर ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे दिखते हैं। कोई याद आ रहा है ऐसे लोग? ध्यान दीजिए, पक्का पता चल जाएगा कि ऐसे कौन चलता है। कुछ लोग हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज जाते हैं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। अब जैसे आप मुझे देख रहे हैं अलग अलग तरीके से खड़े होते हुए, एक अलग अलग इंप्रेशन बनती जाती है। जब कोई ऐसे खड़ा रहता है अपने शोल्डर्स को या अपने कंधों को झुकाए हुए, तो ऐसा लगता है कि थका हारा है जिंदगी से, इसमें कौन सा दम है, लगा दो उसको तो ले लेगा, गुंडागर्दी कर दो थोड़ी, झेल लेगा। हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नहीं दिखाना है, कंधे हमेशा ऊपर। कुछ लोग हैं जो अपने पेट के मसल्स का कंट्रोल ही नहीं लेते हैं। अगर पेट बड़ा हो गया है और उनको आदत हो गई है तो ऐसे ही खड़े रहेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। कितना अजीब लगता है ना जब लोग ऐसे चलते हैं। पेट के मसल्स को अंदर खींचो। अपनी जो बैक है, बैक को सीधा रखना है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ऐसे नहीं अष्टवक्र के जैसे आड़ा टेढ़ा, यहाँ से आड़ा यहाँ से टेढ़ा। ब्रेक डांस नहीं करना है हमको, एक सीधे लाइन में खड़ा रहना है। जब मैं ऐसे आपके सामने खड़ी रहूं तो मेरी जो चिन है वो फ्लोर से पैरेलल होनी चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। अगर मैं अपना चेहरा ऐसे ऊपर रख के चलती हूँ और आती हूँ आपके पास, तो आपको लगेगा पता नहीं कौन से देश की महारानी है, क्या समझती है अपने आप को। क्योंकि जब लोग अपना चेहरा ऐसे ऊपर रख के चलते हैं तो ऐसा लगता है कि एरोगेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, या पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। अगर चिन को नीचे रखा तो ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस कम है। इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखिए, आई कांटेक्ट लोगों के साथ बनाए रखिए, अपनी बैक को सीधी रखना है, अपने कंधों को ऐसे मुरझाने नहीं देना है, कंधों को ऐसे खोलना है। और जब चल रहे हैं तो एक पैर पे दूसरा पैर आगे, ना कि एक पैर एक दिशा में और दूसरा पैर दूसरी दिशा में रख के चलना है हमको। अब आते हैं बैठने के तरीके पर। अब आते हैं बैठने के तरीकों पर। बहुत सारे नमूने आपको दिखेंगे, अजीब अजीब ढंग से बैठते हैं। कुछ चीजें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए जब हम बैठ रहे हैं किसी के सामने। सबसे पहला ये, अगर हमारे सामने कोई बैठा है तो ऐसे पैर नहीं दिखना चाहिए या हमारा जूता उसको नहीं लगना चाहिए। ये बहुत बार होता है बसों में, ट्रेन में, जब हम होटल में जाते हैं तो ऐसे लोगों के पैर छूना नहीं चाहिए अपने जूते से, और अपने जूते का सोल दिखना भी नहीं चाहिए। ऐसा लगता है कि किसी का अपमान कर रहे हैं। तो अपना जूता हमेशा नीचे की ओर रखें। अगर आपको पैर क्रॉस करके बैठने की आदत है तो ठीक है, लेकिन पैर नीचे के तरफ होना चाहिए, किसी के सामने नहीं। बहुत बार लड़के जो हैं वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे। ये बहुत भद्दा दिखता है, बहुत गंदा दिखता है। ऐसे नहीं बैठना है हमको किसी के भी सामने। आप अपने घर में जिस तरीके से चाहे बैठे, लेकिन अगर किसी के साथ में है तो अपने पैर दोनों एक साथ। अगर लड़कियां हैं और आपको अपने पैर क्रॉस करने हैं तो आपके क्रॉस एंकल की तरफ क्रॉस करें, नीज की तरफ नहीं। अपने पैर यहाँ पे अपने जूतों के पास क्रॉस करके बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।
अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी इम्पोर्टेंट इंसान को मिलने जा रहे हैं तो हमारा बैग हमारे कुर्सी के पीठ को नहीं छूना चाहिए। ऐसे आराम करके नहीं बैठना है। हाँ जी, पूछिए सर, क्या पूछना है आपको? हमको बैठना है सीधा, बिना अपनी पीठ को कुर्सी की पीठ पे चिपकाए हुए। अपने हाथ को यूज करें, अपने हाथों से अपने आप को एक्सप्रेस करें और मुस्कुराहट बनाए रखें, आई कांटेक्ट बनाए रखें, अपने टोन का ध्यान रखें, अपने शब्दों का ध्यान रखें और बनाइए दुनिया की बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। और मुझे लिखिएगा जरूर कि ये सब टिप्पणियां आप यूज कर पा रहे हैं या नहीं। इनफैक्ट एक फर्स्ट क्लास फोटो भेजिए हमको, आपके बेस्ट कपड़ों में, आपके बेस्ट बॉडी लैंग्वेज में, और सबसे ज्यादा जो खूबसूरत फोटो होगी उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्राइज भी होगी। मैं हूँ काव्या सिदानी, आपके खुशियों की डॉक्टर, और मैं आपको फिर मिलूंगी दोबारा। बाय बाय। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।